फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंतर्गत जिस प्रकार से आपको हिंदी और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से आपको इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिनमें हमने हिंदी और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। फ्रेंड्स, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी उन सारी वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर की रीजनिंग की आज की इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। तो यहाँ पर हमको बतलाना है, यदि उन्हें अमीरी के क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा। हमको यहाँ पर पता लगाकर बतलाना है कि सबसे मध्य में अमीरी की स्थिति में कौन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले से हम चलते हैं, बी से ए अधिक अमीर है। ए जो है वह बी से अधिक अमीर है। उसके बाद ए से सी अधिक अमीर है, मतलब कि इस ए से सी अधिक अमीर है, तो सी हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद सी से डी अधिक अमीर है, तो सी से डी अधिक अमीर है। और ई सबसे अधिक अमीर है। ई जो है वह सबसे अधिक अमीर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बी नहीं है, ई है, आप इसको नोट कर लें। अभी हमको यहाँ पर बतलाना है, यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा, मतलब कि बीच में कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में है सी इनके मध्य में है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले से हम चलते हैं, बी की माता ए है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बी की जो है माता ए है, ए का बेटा सी है। अब ये जो ए है इसका बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है। तो जो बी है इसकी बेटी जो है ई हो गई यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार। उसके बाद कहा गया है, तो डी की दादी कौन है, मतलब कि इस डी की दादी हमको बतलाना है कौन होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ई का भाई डी है, तो डी का भाई या फिर बहन ई होगा। और उसके बाद बहन या भाई की माता, मतलब इसकी भी ये माता हो जाएगी। और माता की माता मतलब कि नानी ए हो जाएगी। और नानी का बेटा सी, तो ये मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बतलाना है, तो डी की दादी कौन है। तो डी की दादी यहाँ पर हो जाएगी ए। आप इसको दादी भी बोल सकते हैं, आप इसको नानी भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, डी की दादी ए है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, अरुण ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमको इसको सोल्व करके बतलाना है कि अरुण जो है अपनी आरंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं, उत्तर हमारा ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, इस प्रकार से। अभी हम देखिए इसको सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे शुरू से हम चलते हैं, अरुण ने बिंदु ए से, मतलब कि बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। तो ये 10 किलोमीटर बिंदु बी तक गया, 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर घूमा, मतलब कि ऊपर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब ये क्या कर रहा है,
पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, बिंदु डी पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब ये दक्षिण मतलब नीचे को आएगा और 3 किलोमीटर चल रहा है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब कि यहाँ से हमको बतलाना है कि वह कौन सी दिशा में है। तो देखिए उत्तर ऊपर आ गया, दक्षिण नीचे, पूरब इधर और पश्चिम इधर। तो ये आरंभिक स्थिति से पश्चिम दिशा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है पश्चिम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये दोबारा से टाइप हो गया है क्वेश्चन टाइप करते समय, तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दें। फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हमको इसको भी सोल्व करके बतलाना है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। देखिए उत्तर ऊपर आ गया, दक्षिण नीचे, पूरब इधर और पश्चिम इधर, इस प्रकार से। अभी देखिए क्वेश्चन में चलते हैं हम शुरू से। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, मतलब कि कार्यालय मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। अभी फ्रेंड जब ये इस प्रकार से चल रहा होगा तो इसका जो बायां होगा वह उत्तर की तरफ होगा, तो यहाँ पर ये ऊपर को चलेगा 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दोबारा बाएं घूमा, मतलब कि अब ये फिर से दोबारा से बाएं घूम रहा है और 5 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा, बाएं घूमेगा और 5 किलोमीटर यहाँ पर ये चल रहा है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये जो इसका आरंभिक बिंदु है इससे वह कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स ये 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर है अपनी आरंभिक स्थिति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने ऑपोजिट नंबर कौन सा अंक पाया जाएगा। मतलब कि 2 का विपरीत हमको बतलाना है इन घन की आकृतियों में से कि कौन सा अंक आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यदि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कोई देखने को मिल जाए तो इसका बहुत ही सरल तरीका है सोल्व करने का। आपको उन घनों को चूज कर लेना है जिनमें कॉमन आते हैं अंक। तो यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे वाले घन में कॉमन अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हमारा और यहाँ पर भी 1 हमारा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 है, फिर यहाँ पर भी 4 है। तो अभी आप पता लगाकर बताइए, यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही संख्या बची है, तो 6 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 6 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 6। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो हमको यहाँ पर सोल्व करके बतलाना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। फ्रेंड्स ये सवाल हमने इससे पहले की वीडियोस में कवर किया हुआ है। आपको किस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है उस वीडियो में हमने कंप्लीट तरीके से बतलाया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 16। इसमें 16 त्रिभुज हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक संगठन में इंजीनियरों को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, विधि विशेषज्ञों को वर्ग द्वारा और पर्यावरणविदों को त्रिकोण द्वारा। निम्नलिखित चित्र के अनुसार बोर्ड में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किन का है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा गया है इंजीनियर को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, तो ये जो वृत्त बना हुआ है बड़ा वाला ये इंजीनियरों को दर्शा रहा है। विधि विशेषज्ञों को वर्ग दर्शा रहा है, तो ये जो वर्ग बना हुआ है कोने में ये विधि विशेषज्ञों को दर्शा रहा है, और पर्यावरणविदों को त्रिभुज दर्शा रहा है। तो हमको यहाँ पर बतलाना है कि इनमें जो है सबसे अधिक संख्या या प्रतिनिधित्व किसका होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो घेर रहा है वह
वृत्त घेर रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विधिक पृष्ठभूमि वाले इंजीनियरों का होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा आरेख विज्ञान गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विज्ञान गणित और जैविकी दिया हुआ है, तो इसका जो संबंध सही दर्शाता है वह ऑप्शन 4 वाला जो चित्र है वह दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। यहाँ पर हमको बतलाना है कि इसमें कौन सी आकृति आएगी जो इसको चित्र को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन वाली आकृति ही यदि इसमें फिट कर दी जाए तो ये चित्र हमारा पूरा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो या फिर आती हो, मतलब कि इसके अंदर आती हो। ये जो आकृति दी हुई है इनमें से कौन से चित्र में आ रही है, आपको ये पता लगाकर बताना है। तो ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये आकृति ऑप्शन 2 वाले चित्र में आ रही है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, 11 से 20 तक में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या आकृति को चुनिए। मतलब कि यहाँ पर 10 से 20 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर अक्षरों शब्द संख्या आकृति को चुनकर बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, वास्तुकार जिस प्रकार से भवन से संबंध रखता है उसी प्रकार मूर्तिकार जो है किससे संबंध रखेगा। ऑप्शन है संग्रहालय, पाषाण या फिर छेनी या फिर प्रतिमा। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार वास्तुकार भवन को बनाता है उसी प्रकार मूर्तिकार जो है प्रतिमा को बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार से बर्फ जो है शीतलता से संबंध रखता है उसी प्रकार पृथ्वी किस चीज से संबंध रखेगी। भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल या फिर समुद्र। तो फ्रेंड्स बर्फ शीतल होता है जो शीतलता देता है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध गुरुत्वाकर्षण से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, रीजन को किसी कोड में ये लिखा गया है उसी प्रकार से थिंक को इसी कोड में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए इस सवाल को किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। इस प्रकार से मैं इसको लिख लेता हूं, पहले REASON। उसी प्रकार से इसका जो कोड दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर लिख लेता हूं SFBTP और फिर O। अभी फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन में देखिए R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, A का कोड होता है 1, S का कोड होता है 19, O का कोड होता है 15 और N का कोड होता है 14। उसी प्रकार से S का कोड होता है 19, F का कोड होता है 6, B का कोड होता है 2, T का कोड होता है 20, P का कोड होता है 16, O का कोड होता है 15। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए यदि हम 18 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब कि F का कोड हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 1 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कि B का कोड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सभी में 1-1 ऐड करके लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से हमको इसमें भी करना है। तो देखिए T का कोड होता है हमारा 20 और H का कोड होता है 8, I का कोड होता है 9। तो देखिए 20 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा और 21 कोड होता है U का, और 8 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 कोड होता है I का। उसी प्रकार से हम यदि 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 कोड होता है J का। तो फ्रेंड्स आगे को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस शब्द को किसी कोड में ये कहा गया है तो इस शब्द को इसी कोड में क्या कहा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस सवाल में क्या किया गया है, B का कोड होता है 2, C का कोड होता है 3, F का कोड होता है 6 और E का कोड होता है 5। उसी प्रकार से H का कोड होता है 8 और I का कोड होता है 9, L का कोड होता है 12 और K का कोड होता है 11। तो अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, यदि फ्रेंड्स हम B के कोड मतलब कि 2 में 6 ऐड कर दें तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो
तो ये यहाँ पर इस प्रकार से 8 हो गया, 8 कोड होता है H का। उसी प्रकार से यदि C के कोड 3 में हम 6 ऐड कर दें तो ये 9 हो जाएगा, जो कोड होता है I का। तो इसमें जो है सभी में 6 ऐड करके लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एंड का कोड होता है 14 और 14 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 कोड होता है T का। उसी प्रकार से 15 में यदि हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये कोड होता है U का। उसी प्रकार से यदि 18 में हम 6 ऐड करेंगे, 8 6 14 2 24 X हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम Q में मतलब कि 17 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, जो कोड होता है हमारा W का। तो यहाँ पर TUXW ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है AZBYCXDWEVFU। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स A का कोड होता है 1 और C का कोड होता है हमारा 3। A के कोड में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये हमारा C हो जाएगा, मतलब कि 3C हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम Z में से 2 माइनस कर दें तो ये X हो जाएगा, और B में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये D हो जाएगा, और Y में यदि हम 2 माइनस कर दें तो ये W हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले 2 ऐड किया गया है फिर 2 माइनस किया गया है। उसी प्रकार से हमको इसी में भी करना है। E में यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो E का कोड होता है हमारा 5 और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये होगा 7 कोड होता है G का। उसी प्रकार से B का कोड होता है 22 और 22 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, जो कोड होता है T का। उसी प्रकार से F में यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो F का कोड होता है 6 और 2 इसमें ऐड करेंगे तो 8 कोड होता है H का। तो ये हो जाएगा GTH, जो कि हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। GTH इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 24, 60 और 120 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है क्या आएगा। तो देखिए यदि हम 24 को 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा 120, और 60 को यदि हम 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा 30, मतलब कि 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है MO1311HJ। इसका हमको सोल्व करके बतलाना है कि जो संबंध इनमें है उसी संबंध के अनुसार इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में किस प्रकार का रूल लग रहा है। M का कोड होता है 13 और O का कोड होता है 15। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है। उसके बाद H का कोड होता है 8 और J का कोड होता है 10। अब यहाँ पर हमने इनके कोड लिख लिए हैं। अब देखेंगे कि हम इनमें रोल क्या लग रहा है। देखिए M और H के बीच 5 का अंतर है, उसी प्रकार से यहाँ पर O और J के बीच भी 5 का ही अंतर है। अभी इन ऑप्शन में भी हमको यही नियम लगाना है जिनमें 5 का अंतर चल रहा हो। तो देखिए 13 में और दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखिए 13 और 18, तो यहाँ पर देखिए 5 का अंतर चल रहा है। उसी प्रकार से 11 और 16 के बीच भी 5 का अंतर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, पियर्सन आकृति दी हुई है। यहाँ पर हमको बतलाना है कि कौन सी आकृति इनमें से आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले वाले चित्र को यदि आप देखेंगे तो ये चित्र में जो इमोजी है इसकी आंखें इधर की तरफ को देख रही हैं, और दूसरे में यदि आप देखेंगे तो इधर की तरफ को देख रही हैं, तीसरे में यदि आप देखेंगे तो नीचे की तरफ को देख रही हैं, और यदि आप इस वाली आकृति में देखेंगे तो जैसे इसका विपरीत यहाँ देख रही थी उसी प्रकार से इसका विपरीत यहाँ देखेगी, मतलब कि ऊपर को देखेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी आकृति में ऊपर को देखने वाली इमोजी है। तो देखिए इसमें इस प्रकार से देख रही है, और इसमें इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से, और इसमें जो है दोनों आंखों से ऊपर को देख रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाली आकृति है ये करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इन पियर्सन आकृतियों को भी ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इस आकृति से त्रिभुज से यहाँ पर ये आकृति आ गई, उसी प्रकार से इस त्रिभुज से कौन सी आकृति आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए किस प्रकार से ये वाली आकृति होगी नहीं,
क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से बनी हुई है और इनमें जो है बाहर को भी निकले हुए हैं। तो ये जो दूसरे ऑप्शन वाली आकृति है यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये आकृतियां दी हुई हैं, हमको यहाँ पर बतलाना है कि ये जो प्रश्नवाचक आकृति है इसमें इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखिए, यदि हम इस आकृति को पलट दें, इधर से इधर कर दें इस प्रकार से, तो देखिए ये चित्र आ जाएगा। उसी प्रकार से इस आकृति को भी हम इधर से पलट देंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा इधर की तरफ, मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आकृति जो आएगी ऑप्शन 3 वाली आकृति यहाँ पर आएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, 21 से 22 तक निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों सार्थक क्रम दर्शाएगा, मतलब कि सार्थक क्रम में हमको क्रम को कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा, हमको ये बतलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम पत्थर को ले लेते हैं, उसके बाद पत्थर से चट्टान बनता है, पत्थर से चट्टान बनता है तो चट्टान पहले नंबर पर है। उसके बाद चट्टान से पहाड़ी बनता है तो दूसरे नंबर पर पहाड़ी है, और पहाड़ी से पर्वत बनता है, और पर्वत से पर्वतमाला। तो ये देख लेंगे संख्या कौन से ऑप्शन में दी हुई है। तो फ्रेंड्स ये संख्याएं, ये क्रम ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, इसमें भी हमको क्रम में रखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बाढ़ आएगा, उसके बाद हम बाढ़ से जो है बचाव करेंगे तो तीसरा आएगा, और जब हम बचाव कर लेंगे तो जो बाढ़ आया हुआ होगा उससे मानसून बनेगा, और फ्रेंड्स जब मानसून बनेगा तो हम कहीं पर शरण लेंगे तो 5 यहाँ पर 5 नंबर पर शरण दिया हुआ है, और फ्रेंड्स जब हम शरण ले लेंगे तो वर्षा होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वर्षा यदि होगी भी तो हमको राहत मिलेगी क्योंकि हमने शरण ले रखी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा 3 4 2 5 1 और 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 6 नहीं लिखा गया है तो आप 6 यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर दिया हुआ है L, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है N, फिर उसके बाद खाली स्थान है M, फिर उसके बाद L, फिर L, फिर M, फिर डैश, फिर N, फिर डैश और फिर L। तो यहाँ पर हमको इस श्रृंखला को कंप्लीट करना है। तो किस प्रकार से हम करेंगे, देखिए L से पहले आ रहा है M, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा M, L से पहले M, और M से पहले आ रहा है N, तो M से पहले N यहाँ पर हम भर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर N से पहले भी N आ रहा है तो यहाँ पर हम N भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस N से पहले आ रहा है M, तो हम यहाँ पर M भर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा L M N और N M L, L M N और N M L। तो ये हमारी श्रृंखला कुछ इस प्रकार से बन गई है। तो पहले ऑप्शन में आएगा M, फिर N, फिर N और फिर M। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है NOAPQB RSC, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर दिया हुआ है N, तो N में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये P हो जाएगा, और P में यदि हम फिर से 2 ऐड कर दें तो ये R हो जाएगा, और R में यदि हम 2 ऐड कर दें तो R 18 और 2 20, और 20 कोड होता है T का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाले ऑप्शन में ही T दिया हुआ है सबसे शुरू में, तो इसे आगे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका जो ऑप्शन 1 है वही करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर संख्या कुछ इस प्रकार से दी हुई है 3, 10, 20, 33, 49, 68, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यदि हम 3 में 7 ऐड कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में यदि हम 10 ऐड कर दें तो ये 20 हो जाएगा, और 20 में यदि हम 13 ऐड कर दें तो 33 हो जाएगा, और 33 में यदि हम 19 ऐड कर दें तो 49 हो जाएगा, और 49 में यदि हम 22 ऐड कर दें तो ये 68 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 7 में यदि हम 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में फिर 3 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा,
19 में 3 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यदि हम 68 में 22 ऐड करेंगे तो ये 10 90 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई, स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।